हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम ये किताब रेनबो पार्ट 1 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये क्लास 11th के लिए है और हम लोगों ने इसमें से कुछ जो पोएम्स थे हमने कर लिया था। आज बारी है हमारी 3 years she grew, जो कि लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850, one of the England's greatest poets, was born in Cumberland in the Lake District and educated at Cambridge. ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इनका देहांत हो गया था। ये वन ऑफ द इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोएट्स, ये इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से बड़े पोएट्स में से बड़े कवियों में से एक कवि रहे हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो कम्बरलैंड में हुआ था, जो इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है, एंड एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज, और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी जो एजुकेशनल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कैम्ब्रिज में पूरा हुआ है। द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, ये इंग्लिश के रोमांटिक पोएट्स में से पहले सबसे बड़े पोएट हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात आती है रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट, व्हाट इज़ अ रोमांटिक पोएट? रोमांटिक दिन में आती है, ऐसा नहीं कि हम लोग इश्क प्रेम की बात करते हैं, रोमांटिक रोमांस का मतलब, ठीक है, रोमांस क्या होता है? नेचर के लिए पोएट का रोमांस। रोमांटिक का मतलब यही होता है। रोमांटिक पोएम का मतलब या रोमांटिक पोएट्री का मतलब होता है कि नेचर के लिए पोएट का जो रोमांस है मन में, जो उनके ख़यालात हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो उनका विचार है, इनको जो वो प्रस्तुत करते हैं, इनको एक रोमांस की कैटेगरी में ये आता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोरिफिकेशन की, अगर हम बात करें सेलिब्रेशन की, जो क्या करता है, नेचर का सेलिब्रेशन करता है, नेचर को ग्लोरीफाई करता है, उसकी अच्छाइयों को, उसका गुणगान करता है। नेचर का गुणगान करना और एक कॉमन मैन का, एक जनरल जो आदमी है, उसके बारे में उसके नेचर को सेलिब्रेट करना या उसको ग्लोरीफाई करना, यही आता है। ये आपको ये जो रोमांटिक पोएट्री का है, वो रोमांटिक पोएट्री का एक हिस्सा है। वैसे देखा जाए तो ये इमेजिनेशन के बारे में बात करता है। हम लोग देखते हैं रोमांटिक पोएट्री को, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको 4 बातों का पता चलेगा। तो चलिए हम लोग एक बार रोमांटिक पोएट्री को ही देख लेते हैं। तो क्या हुआ? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर या ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, नॉट ओनली नेचर बट द कॉमन मैन। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, ये फोकस करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर, है ना, टू फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। कैसा? आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी और उसका जो इमेजिनेशन है पोएट का, किसी भी इंसान या पोएट का जो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, जो उनकी सोच है नेचर के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, इंसानों के प्रति, या उसका जो एक क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, उसके अंदर जो एक कलात्मक है ना सृजन है, उसको किसी चीज़ को सृजनात्मक रूप दे सकता है, क्रिएट कर सकता है अपने आप से। दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन से उसको क्या करता है, उसको गढ़ता है, उसको वो खींच करके सामने लाता है। और यही चीज़ अगर हम बात करें आगे, आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, और ये वुमेन को भी, फीमेल्स को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि रोमांटिसिज्म में, रोमांटिक पोएट्री में वुमेन का भी बहुत बड़ा स्थान है। और बात करते हैं हम लोग एम्ब्रेस ऑफ आइसोलेशन एंड मेलांकोली। इसमें क्या होता है? आइसोलेशन मतलब जुदाई, अलहदगी, जुदाई, और मेलांकोली मतलब गम, एक उदासी है। ये उदासी का भी क्या करना है ना, उसको एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है, उसको भी बयां करना है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस, और इमोशंस का, जज्बातों का, भावनाओं का अवेयरनेस और उसका एक्सेप्टेंस, उसको कबूल करना। आप इन सारी चीज़ों को लेकर के जब आप कुछ लिखते हैं तो यही बन जाता है आपका रोमांटिक पोएट्री। और यही नहीं दोस्तों, स्पिरिचुअल एंड सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जब भी बहुत बार जब लिखा जाता है तो ये भी रोमांटिक पोएट्री के कैटेगरी में आता है। बिकॉज़ ये रोमांटिसिज्म क्या करता है, इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, विमेन के लिए हो, नेचर के लिए हो, इंसान के लिए हो, या अपनी क्रिएटिविटी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो दैट टाइप ऑफ पोएट्री इज़ कॉल्ड इमेजिनेटिव पोएट्री, और सिंपली वी कैन से इट एज रोमांटिक पोएट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं रोमांटिक पोएट्री का, हम इसको बिल्कुल सबसे बहुत बड़ा इंग्लिश का पोएट हैं ये,
और ये किसके साथ, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिल करके दोनों रोमांटिक रिवाइवल को, रोमांटिसिज्म को जो ने ज़िंदा किया था, ये दोनों थे महारथी, यही ये दोनों पोएट थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म को ज़िंदा किया था, रिवाइव किया था, सैमुअल टेलर कॉलरिज और सबसे पहले बात आती है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसलिए अब कुछ लोग इसको नेचर के प्रेमी के नाम से जानते हैं। लेकिन इमेजिनेशन का मतलब, रोमांटिक पोएट्री का मतलब सिर्फ नेचर ही नहीं आता है। जैसी जितनी मैंने बातें की आपको, सारी की सारी बातें इसमें आ जाती हैं। सेलिब्रेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर एंड वुमेन, साथ साथ है ना, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, एम्ब्रेस ऑफ आइसोलेशन एंड मेलांकोली, अवेयरनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस एंड देन फाइनली है ना, स्पिरिचुअल एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे इसमें समाहित होते हैं। करें बात आगे। ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल लैंग्वेज, उसने क्या किया, बगावत किया, उसने बगावत किया। किसके खिलाफ बगावत किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बगावत किया, बागी बना, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल, परंपरागत और आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और वो जो मसनूई ज़ुबान थी, वो जो बनावटी जो भाषा थी, आर्टिफिशियल जो भाषा थी, उसके खिलाफ, ऑफ पोएट्री इन फेवर ऑफ मोर नेचुरल लैंग्वेज। वो इन बनावटी भाषाओं के है ना जाल में फंसना नहीं चाहते थे, तो वो क्या किए, ऑफ ना मोर नेचुरल लैंग्वेज, उन्होंने क्या किया, मोर नेचुरल, ज़्यादा प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया, ताकि ये ज़्यादा नेचुरल लगे लोगों को जब वो पोएम्स को पढ़ें, जब वो पोएट्री को पढ़ें। इसने बहुत बड़े बैरियर को तोड़ दिया। विद लिरिकल बैलेड्स, 1798 में जब इनका लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था दोस्तों, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि एक पोएम्स का एक संग्रह है, एक कविताओं का संग्रह है, रिटन जॉइंटली विद एस.टी. कॉलरिज। इनने जॉइंटली सम्मिलित रूप से सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इन्हें लिखा था। ही इनिशिएटेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश, तभी से उन्हें शुरू किया, इनिशिएट किया, प्रारंभ किया, किसका, एक रोमांटिक मूवमेंट को प्रारंभ किया। इंग्लिश में एक रोमांटिक मूवमेंट को उसने जन्म दिया, उसने प्रारंभ किया। यही रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक पोएट्री को ही कहते हैं, इसी को कहते हैं रोमांटिक मूवमेंट। मतलब किस तरह लिखा जाए, किसको ग्लोरीफाई किया जाए, किसके बारे में बताया जाए, इमेजिनेशन पे जोर दिया जाए, सुपर नेचुरल पे जोर दिया जाए, है ना। ये सारी बातों को लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने मिल करके एक बहुत अच्छा सा एक पोएम्स का संग्रह बनाया, जो लिरिकल बैलेड्स के नाम से जाना गया। ही ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशनरी चेंज, और यही नहीं, देखते देखते एक क्रांतिकारी चेंज आ गया, एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया, एक तब्दीली आ गई इंग्लिश पोएट्री में। किसमें, इंग्लिश पोएट्री में, अंग्रेज़ी की है ना कविता लेखन में। इन बोथ थॉट एंड स्टाइल, यही नहीं, दोनों चीज़ों में, स्टाइल में भी और थिंकिंग में भी, थॉट में भी। क्लियर है। विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज मास्टरपीस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस मास्टरपीस को, जो सबसे बढ़िया उन्होंने लिखा था, उसको क्या पब्लिश किया। कब, है ना, उसकी इशात की, कब की, द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो पोएम था उसका काफ़ी लंबा था और काफ़ी, ये क्या था, ऑटोबायोग्राफिकल था, मीन्स उसका आत्मकथा के रूप में था, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था। द प्रिल्यूड, ये प्रिल्यूड था, जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था। क्या था, प्रिल्यूड, एक पोएम्स का संग्रह है दोस्तों। वैसे प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रीफेस। जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ बातें बता देते हैं तो इट्स कॉल्ड प्रीफेस। फेम एंड प्रोस्पेरिटी केम स्लोली, इसके बाद फिर क्या था, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए फेम और प्रोस्पेरिटी, फेम माने नाम काफ़ी नाम हुआ इनका, और प्रोस्पेरिटी और समृद्धि भी इनके जीवन में आया। स्लोली बट नेवर वेवर्ड, स्लोली आया, धीरे धीरे आया, लेकिन ही नेवर वेवर्ड, लेकिन वो कभी थर्राया नहीं, कांपा नहीं। उसका जो अपने फेथ में, हिज फेथ, उनका जो यकीन था, उनका जो विश्वास था, वो कभी डगमगाया नहीं। वेवर माने डगमगाना, कांप जाना। इन हिमसेल्फ, उसका जो विश्वास खुद में था, स्वयं में था, वो कभी डगमगाया नहीं, वेवर नहीं किया। एंड हिज इमोर्टैलिटी एज ए पोएट, और अपनी इमोर्टैलिटी में एक पोएट के रूप में वो जानता था कि मैं इमोर्टैलिटी, मतलब मेरा बिल्कुल, मैं इस चीज़ को जारी रख पाऊँगा, ये अजर और अमर रहेगा अगर मैं इसको बढ़िया से लिखूँगा। ये काफ़ी दूर तक जाएगा, काफ़ी देर तक चला जाएगा, वो उसका ये विश्वास था, है ना। उसका जो फेथ है वो डगमगाया नहीं।
ही बिकेम द पोएट लॉरिएट इन 1843। वो एक पोएट लॉरिएट हो गया 1843 में। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है दोस्तों ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड का वो पोएट हो गया, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कवि कहते हैं। इंग्लैंड में जो था ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड जो फैमिली थी उसका वो कवि बन गया, उसका वो पोएट बन गया। द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएट्री आर ब्यूटी। उसके पोएम लिखने के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनका विषय है वो क्या है? ब्यूटी, सुंदरता, एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर, और प्रकृति की जो जितनी राज हैं, भेद हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया? पोएम लिखा। द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन, और काफ़ी गहरा, काफ़ी अंतर जो संबंध है, रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एंड नेचर, प्रकृति और इंसान के, मानव के बीच का जो बिल्कुल काफ़ी घनिष्ठ जो संबंध है, इंटीमेट माने घनिष्ठ जो संबंध है, उसके बारे में उनने पोएम्स लिखे, कविताएं लिखी। एंड द लाइव्स ऑफ द सिंपल रस्टिक्स, और उनने सिंपल सादे जो देहाती लोग हैं, रूरल लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं। ही यूजुअली लुक्स अपॉन नेचर एज ए टीचर, है ना। वो यूजुअली अगर देखा जाए तो वो क्या करता है? नेचर पर जो नेचर को किस दृष्टि से देखता है? एक टीचर की दृष्टि से देखता है। मतलब जो कुछ ना कुछ सिखाता है, टीचर जैसा कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वो कहता है कि ये जो नेचर है ये भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, इसके अंदर बहुत सारी राज छुपे हुए हैं, बहुत सारे भेद इसमें छुपे हुए हैं। एज इट डज इन 3 years शी ग्रू, जिस तरह की उनने इस पोएम में 3 years शी ग्रू में लिखा है। विच फॉर्म्स द सेलिब्रेटेड सीरीज़ ऑफ द लूसी पोएम्स। ये एक सेलिब्रेटेड सीरीज़ है जिसको काफ़ी है ना मनाया गया है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये सीरीज़। किसका? लूसी पोएम्स के सीरीज़ का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जितने भी पोएम्स लिखे हैं वो लूसी ग्रे पे लिखे हैं। तो लूसी के सीरीज़ का एक बहुत ही एक सेलिब्रेटेड क्या है? सीरीज़ है, बहुत ही एक जाना माना सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। तो ये थे दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, और आप जान गए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि नेचर वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, और इसका आंसर देने के लिए बोल रहा है नेचर इज़ ऑल अराउंड। जो प्रकृति है वो हमारे चारों तरफ है, ऑल अराउंड। यू सी इट्स डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस इन प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप देखते हैं इसमें भिन्न प्रकार के मैनिफेस्टेशंस, मतलब डिस्प्ले, मतलब प्रदर्शन, घोषणा। किसमें? प्रकृति ने भिन्न प्रकार के दर्शन का है ना दिए हुए हैं, कर रखे हैं। क्या क्या? प्लांट्स में देखिए प्रकृति, चिड़ियों में देखिए प्रकृति का छाप, एनिमल्स को देखिए उसमें प्रकृति का छाप, और रिवर्स को देखिए या झील को देखिए, नदियों को देखिए, हर जगह आपको एक प्रकृति की छाप मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड नेचर क्लोजली? क्या तुमने कभी नेचर को काफ़ी गहराई के साथ ऑब्जर्व किया है? नहीं, गहराई के साथ तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन देखा है ऑब्जर्व। तो हम लिख सकते हैं कि येस आई हैव ऑब्जर्व द नेचर बट नॉट दैट मच क्लोजली। लिख सकते हैं आप। अगर आप गहराई से जानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं जानते तो नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी एनी ऑफ दिस मैनिफेस्टेशंस? तुम क्या फील करते हो जब तुम इस तरह के जो दर्शन हैं तुमको मिलते हैं? How do you feel? I feel excited. I feel excited when I see all these manifestations of nature. To the animals, to the birds, to the animals, to the rivers, and to the mountains, etc. and etc. Do you learn anything from them? Yes, I do learn lots of things from them, from these manifestations of nature, because what nature has hidden in it, it is seen in variety of things present on the face of the earth. ओके कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए